के हवाले से बात करें तो लोग कहते हैं हम बैंक्स में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि बैंक लोन दे ही नहीं रहे हैं। मैं काम करता हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, कहते हैं गरीब आदमी को मिलेगा। एरिया टाउन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो क्या ऐसी जगहों पर भी लोन आपका बैंक दे देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अब बहुत से आपके सवाल ऐसे हैं कि जब भी हम कोई बात कर रहे होते हैं घर की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से, वज़ीर आज़म होम लोन स्कीम के हवाले से, जिसे नया पाकिस्तान स्कीम भी कहा जा रहा है, उसके हवाले से तो आपके सवाल बहुत ज़्यादा हैं। हमने एक इंटरव्यू किया था मीज़ान बैंक के हवाले से और उसमें हमने बताया कि ओवरसीज़ को मिल सकता है, एक आम आदमी वो ले सकता है, जो NTN नंबर नहीं रखता है उसको भी लोन मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि उनको लोन नहीं मिल रहा है, बैंक्स उस हवाले से कोई बेहतर जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आज हमने सोचा है पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बैंक इस्लामी में जाएं और वहाँ पर, क्योंकि इस्लामी तरीक़ाकार के तहत यहाँ पर भी आपको आपके घर के कर्ज़ के लिए चीज़ें मिल रही हैं, वो कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है। तो आज हमने बैंक इस्लामी को चूज़ किया और वहाँ पर एक ऐसे शख्स को आज हमने चूज़ किया, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि जो इन सवालों के ज़्यादा आसान और सादे जवाब दे सकते हैं जो आपने पूछे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं शान मती साहब। शान साहब बहुत शुक्रिया। शान मती साहब हेड ऑफ़ लाइबिलिटीज़ एंड क्रॉस सेल हैं बैंक इस्लामी के। शान साहब आपका पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। दूसरा, शान साहब, अब आपसे होम लोन के हवाले से बात करें तो लोग कहते हैं हम बैंक्स में जा रहे हैं, बहुत सारे बैंकों का नाम है, आपका भी एक बड़ा बैंक है, आपके बैंक में भी लोग जा रहे हैं। नीचे उन्होंने हमें सवाल जो भेजे हैं वो कह रहे हैं कि बैंक लोन दे ही नहीं रहे हैं। हम जाते हैं तो कह रहे हैं जी कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, मैं दुकानदार हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं रेडी लगाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, कहते हैं गरीब आदमी को मिलेगा। तो यहाँ इतनी लंबी फहरिस्त दे देते हैं, बैंक तो लोन नहीं दे रहे, फहरिस्त दे रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं इस बात को आपको बहुत शुक्रिया कि आपने ये सेशन अरेंज किया और आप जो बात करें कि हम आसान लफ्ज़ों में बात करें ताकि हर आदमी को समझ में आए। और ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ट्रेनिंग का या नॉलेज जो गैप है, ये गैप इस वक्त पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। और जो लोग बैंक्स में जा रहे हैं और उनको रिस्पांस नहीं मिल पा रहा, तो शायद ये इस नॉलेज गैप होने की वजह से जो है ये चीज़ें प्रोसीड नहीं हो पा रही हैं। तो पहली बात कि बैंक नहीं दे रहे, तो मैं कहूँगा ये तासुर थोड़ा सा गलत है। माशाल्लाह हमने भी कई अपने लोगों को जो है हाउस फाइनेंसिंग की है, मेरा पाकिस्तान मेरा घर के तहत, और जो दूसरे बैंक्स हैं उन्होंने भी माशाल्लाह जो है इसके तहत फाइनेंसिंग की है। हाँ, शायद जितने लोग आ रहे हैं उन सबको शायद ना मिल रहा हो, क्योंकि बैंक्स का एक सर्टेन क्राइटेरिया है। ठीक, तो जो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा होगा उसको वो फाइनेंसिंग ज़रूर मिलेगी। अच्छा, जहाँ आपने बात की कि डॉक्यूमेंट्स की कि जी बैंक्स एक लिस्ट थमा दे रहा है, तो देखिए लिस्ट होगी क्या, चाहे वो मेरा पाकिस्तान मेरा घर की फाइनेंसिंग हो या अगर बैंक कोई अपनी भी फाइनेंसिंग करता है, तो वो लिस्ट तकरीबन कॉमन है। पहली बात हम ये कहते हैं कि जी आप हमें अपनी आइडेंटिटी दे दें, जो आपका CNIC कार्ड है वो दे दें। आपने कहा जी मैं अपनी वाइफ या भाई के साथ जॉइंट एप्लीकेंट होना चाहता हूँ, तो हम कहते हैं हमें उनकी भी NIC दे दें। आप दोनों में अपनी तस्वीर दे दें, जहाँ आप करंटली रह रहे हैं, ताकि आपकी जगह की वेरिफिकेशन हो सके, वहाँ का यूटिलिटी बिल दे दें। उसके बाद जो सबसे मेन काम आता है कि आपकी इनकम क्या है। देखिए, इनकम की बेस पे एवेल्यूएट होगा कि आपको कितनी फाइनेंसिंग करनी है। तो अगर एक शख्स कहता है जी मेरी इनकम ₹1,00,000 है, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर आपकी इनकम ₹1,00,000 है तो आप हमें उस ₹1,00,000 की इनकम का एविडेंस और प्रूफ दें। तो अब उसके लिए क्या, अगर कोई जॉब कर रहा है तो हम कहते हैं आप सैलरी स्लिप दे दें। ठीक, तो सैलरी स्लिप करना गई, कब से जॉब कर रहे हैं उसके लिए एक सैलरी सर्टिफिकेट दे दें, और बैंक स्टेटमेंट दे दें कि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में भी गिरती हो। तो ये 3 चीज़ें मेजर होती हैं जिससे हम उसकी इनकम एवेल्यूएट करते हैं एक सैलरी क्लास की। और अगर एक बिजनेसमैन है तो हम बिजनेसमैन से पहले कहते हैं कि जी आप हमें अपने टैक्स रिटर्न्स दे दें। अगर वो नहीं है तो आप अपनी हमें बैंक स्टेटमेंट्स दे दें, और जहाँ आप काम कर रहे हैं उस जगह का हमें रेंट एग्रीमेंट, या अगर आपकी अपनी शॉप है तो हमें उसके डॉक्यूमेंट्स दे दें, ताकि हम आपकी जो इनकम है उसको एनालाइज कर सकें कि आपकी इनकम क्या है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं मेन। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें अब आ रही हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी जगहों पर जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी का जो डॉक्यूमेंटेड मामलात हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं कि वो आपको भी मालूम है कि बहुत सारे ऐसे दफातर में भी काम करने वाले वो डेली वेजेस टाइप बन गए हैं कि उनको अगर मिल भी रही है तो वो ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है। दूसरा ये है कि दुकानदार, जैसे आपने बात किया है, बिजनेसमैन, उसका 1-1.5 लाख रुपए आमदन है, लेकिन उसने अपने खाते ही नहीं बनाए हुए, ना वो टैक्स पेयर बनाए, ना वो बाकी चीज़ें कर रहा है, तो फिर ये कैसे एवेल्यूएट हो? देखिए, इसमें ना, देखिए जो आपने अभी बात की ना कि डॉक्यूमेंट्स का, और ये हमारे मुल्क का बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ लोग जो ना अनडॉक्यूमेंटेड बहुत ज़्यादा हैं।
जी हाँ। तो इसकी वजह से ये एक चैलेंज आ ज़रूर है, पर यकीनन गवर्नमेंट ने इसका भी सॉल्यूशन दिया और बैंक्स और गवर्नमेंट ने मिलकर इसका हल निकाला है। अगर एक बिजनेसमैन है और वो कहता है कि जी ठीक है मैं टैक्स फाइल नहीं करता, तो हम कहते हैं ठीक है आप टैक्स फाइल नहीं करते तो आप अपनी स्टेटमेंट दे दें। वो कहता है जी मैं तो स्टेटमेंट बैंक में भी पैसे नहीं डालता, मैं तो सारा काम मेरा कैश फ्लो का और मैं काउंटर में कैश आता है तो वहीं से बेचता हूँ, उसी पैसों से मैं ख़रीद लेता हूँ। सही। तो फिर हम उनसे कहते हैं ठीक है, हम एक थर्ड पार्टी कंपनीज जो हैं बहुत सारी पाकिस्तान में, जो जाके उसकी इनकम को इवेलुएट करती हैं, सही, और उसकी बेसिस पे वो इनकम निकाल के देती हैं। तो अब उसने जितनी भी परचेजिंग की होगी उसकी वो रसीदें वगैरह होती हैं, जो वो बेचते हैं उनकी रसीदें होती हैं, तो उनकी बेसिस पे इनकम इवेल्युएशन जो है हो जाती है। हाँ, अगर कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जी हम ये भी मेंटेन नहीं करते, हम अपनी जो परचेजिंग कर रहे हैं कि हमने कितने की परचेज़ की और हमने कितने की सेल की, तो और उनका अगर कुछ भी मेंटेन नहीं है तो मैं फिर उन्हीं से सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बता दें कि हम आपकी इनकम को कैसे इवेल्युएट करें कि आपकी इतनी इनकम है और आपको हम इतनी फाइनेंसिंग दे दें। अच्छा, एक ये बड़ा कहा गया जी गरीब आदमी का अपना घर होगा, आम आदमी अब अपने घर में रहेगा, वो जो तमाम उम्र किराए पे रहते आए हैं नस्ल दर नस्ल। ये गरीब आदमी, आम आदमी की डेफिनेशन क्या है बैंक्स के नज़दीक? अगर मैं बैंकिंग टर्म्स में बताऊँ तो गरीब आदमी की जो डेफिनेशन ये है जो हमारी और गवर्नमेंट के बीच में तय हुई है कि जिसकी भी इनकम 25,000 या उससे ऊपर है, अच्छा, उसको बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक। अगर एक आदमी कहता है कि मेरी इनकम भी 12,000 रुपये है, मेरी इनकम भी 13,000 रुपये है और आप मुझे फाइनेंस कर दें, तो पहली बात वो बात की वो हमारे मिनिमम क्राइटेरिया से भी लो है। बिल्कुल ठीक है। तो और 12-13 हज़ार में वो बैंक अगर उसको फाइनेंस कर देगा तो पहली बात परचेज़ क्या करेगा, और अगर वो परचेज़ कर भी लेगा तो वो बैंक को किससे कैसे देगा। तो यहाँ गरीब आदमी की डेफिनेशन ये है कि वो तमाम लोग जिनकी इनकम 25,000 एंड अबव है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। इसमें हमारे पास कई दफ़ा लोग आए वो कहते हैं जी हमारी इनकम 12,000 रुपये, तो हम उनको फिर ये कहते हैं कि जी आप किसी को क्लब कर लें। सही। तो उस सूरत में तो उसको मिल सकता है कि अगर इंडिविजुअल उसकी इनकम 12,000 रुपये है तो उसको उस पर नहीं मिलेगा। अच्छा, क्लब आप कह रहे हैं क्लब कर लें, तो क्या दो लोग मिलकर भी कर्ज ले सकते हैं घर के लिए? अच्छा देखिए, ये जो हम फाइनेंसिंग करते हैं ना, इसमें जो खूबसूरत है इस स्कीम की, जो सबसे अच्छी खूबसूरती है कि इसमें 2 नहीं, इसमें 4 लोग क्लब हो सकते हैं। अच्छा, 4 ब्लड रिलेटिव इसमें क्लब हो सकते हैं। अगर मैं 4 भाई हूँ तो हम चारों भाई अपनी इनकम को क्लब कर सकते हैं। तो उसमें भी जो बैंक की पॉलिसीज़ होती थी अपनी फाइनेंसिंग के लिए, तो उसमें ये होता था कि जो एप्लीकेंट 1 है आमतौर पे उसकी इनकम 100% ली जाती थी, और जो एप्लीकेंट सेकेंड होता था उसकी इनकम 50% ली जाती थी। तो यहाँ पे ये है कि एक से ज़्यादा लोग, अगर मैं और आप हैं तो हम 2 भाई हैं जी, और आपकी इनकम 25,000 है और मेरी इनकम 25,000 है, तो अब टोटल इनकम जो 50,000 होगी और ये क्लब होकर उसको बैंक जो फाइनेंस कर देगा, और इसमें प्रॉपर्टी किसी एक के नाम होगी। सही। तो ये भी एक बार बड़ी और इसमें 4 लोग क्लब हो सकते हैं। लेकिन क्लब ये है कि ब्लड रिलेशंस में, जी ब्लड रिलेशन में बहन भाई हों या भाई भाई जी जी मियाँ बीवी हों, बाप बेटा हों। ठीक। अच्छा, एक चीज़ ये उम्र की हद जो है वो इसमें क्या रखी गई है? यंग लोगों को तो मिल जाएगा, लेकिन आखिरी लिमिट क्या है? आखिरी लिमिट ये इसमें सबसे शॉर्ट टेन्योर के लिए फाइनेंसिंग होती है वो 5 साल है। ठीक है। और इसकी जो अपर लिमिट है वो 60 साल है। यानी अगर मैं 54 ईयर्स का हूँ या 55 ईयर्स का हूँ तो मुझे 5 साल के लिए फाइनेंसिंग हो जाएगी। मतलब 50 साल के लोगों को जी हो सकती है। अच्छा। अब उसमें से भी होगा ऑब्वियसली, अगर उस पर फाइनेंसिंग 10 साल की होगी तो उस पर उनकी इंस्टॉलमेंट जो थोड़ी बढ़ जाएगी और उनको फाइनेंसिंग इसमें हो सकती है। तो जो 25,000 जिसकी कम से कम, क्योंकि आप बता रहे हैं मिनिमम इनकम है, तो ये 25,000 के इनकम को कितना कर्ज मिल सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वाले आदमी को मैक्सिमम कितना कर्ज मिल सकता है? देखिए, जो हमसे 1 मिलियन लेता है ना, 10 लाख रुपए लेता है उसकी, और 20 साल के लिए लेता है, तो उसकी जो नॉर्मल इंस्टॉलमेंट बनती है वो 6,700 के करीब बनती है माहाना। हाँ, यानी 6,500 लगा लें, 7,000 रुपये लगा लें। तो अगर वो 2 मिलियन हमसे लेता है तो 13,000 रुपये की उसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो यदि उसको 18 से 20 लाख रुपये के करीब फाइनेंसिंग हो सकती है ईजीली। तो जिसकी इनकम 25,000, 27,000 रुपये, 28,000 रुपये इनकम है, वो हमसे अप टू 2 मिलियन की फाइनेंसिंग करा सकता है। और इनकम से मुराद इसको नेट होम टेक इतना हो, ऐसा ना हो कि उसकी 25,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट बन रही है और उसने पहले से कहीं और से लोन लिए हुए हों और उसको कट के 16,000 रुपये घर जाते हों, तो फिर हम उसकी इनकम जो 16,000 काउंट करेंगे। तो जिसका नेट होम टेक 25,000 रुपये है, इसकी इनकम 25,000 रुपये है, उसको अप टू 2 मिलियन के करीब, 18 लाख के करीब जो है फाइनेंसिंग मिल सकती है। उन लोगों के लिए क्या ज़्यादा आसानी है कि जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स मौजूद हैं और सिर्फ वो घर बनाना चाहते हैं, तो कि उनके लिए फिर ज़्यादा कदरे आसानी है लोन में, या सब इक्वली समझ? अच्छा, देखिए दोनों में ही आसानी है। अच्छा। अगर किसी के पास ज़मीन है तो उसको उसका बेनिफिट ये है कि उसको ज़मीन परचेज़ नहीं करनी जी, उसको सिर्फ इतने पैसे चाहिए कि वो उस पर एक इमारत खड़ी कर दे और उसमें रहना शुरू कर दे। ठीक। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक शख्स वो है कि वो कहता है कि जी ठीक है मेरे पास ज़मीन नहीं है, तो उसको शायद थोड़ी ज़्यादा फाइनेंसिंग अमाउंट की ज़रूरत पड़े, या फिर वो शायद वो मकान लेना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो तो उसको फ्लैट से दूसरी साइड पे जाना पड़े। अच्छा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से शाहन साहब,
बहुत ज़्यादा हमें सवाल आए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे कर्ज़ ले सकते हैं, तो बैंक्स तो कह रहे हैं ओवरसीज़ को नहीं मिलता, तो क्या इस स्कीम में ओवरसीज़ एलिजिबल नहीं है? नहीं जी, ओवरसीज़ बिल्कुल एलिजिबल है और ओवरसीज़ मोर देन वेलकम है हमारे लिए। तो अच्छा, आप देखा होगा जो नई गवर्नमेंट है इसने भी और हमेशा बैंक्स ने भी ओवरसीज़ को ना हमेशा एक एक्स्ट्रा माइलेज दी है, क्योंकि वो मुल्क से बाहर जाके अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के हमारे लिए कमा के ला रहे होते हैं। तो यहाँ भी ओवरसीज़ के लिए बिल्कुल सहूलतें मौजूद हैं। जैसे नॉर्मल केसेस होते हैं ऐसे ही ओवरसीज़ के केसेस होंगे, पर ओवरसीज़ जो अपने हमें डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे बाहर से, वो डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ से अटेस्ट करके उनको भेजने पड़ेंगे वहाँ की एम्बेसी से, ताकि उनकी वेरिफिकेशन हो सके। तो वहाँ ये है कि यहाँ पे रब्ता किस तरह से ओवरसीज़ लेकिन कर नॉर्मली सकते हम हैं? जो ये हाउस फाइनेंसिंग करते हैं ना, तो इसमें हम ये कहते हैं जॉइंट एप्लीकेंट्स हों। ठीक, तो अगर हस्बैंड बाहर जॉब कर रहा है तो मिसेज यहाँ उनके साथ जॉइंट एप्लीकेंट हो जाएंगी। सही। तो मियाँ बीवी मिलकर ले रहे तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम उनकी मिसेज या उनका भाई वो हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो जो इज्जत यहाँ लोकल मौजूद होगा उसके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हमने एक फाइनेंसिंग की थी जिसमें ओवरसीज़ बाहर भी थे, फिर भी प्रॉपर्टी उनके नाम जो है वो हो गई थी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो ओवरसीज़ के लिए आज ज़्यादा आसानी भी है कि ओवरसीज़, क्योंकि बाहर उनके पास तो डॉक्यूमेंटेड कुछ ज़्यादा चीज़ें होती हैं, तो ओवरसीज़ मोर देन वेलकम है। कह रहे हैं कि आप रब्ता कर सकते हैं, आपके यहाँ पर जो लोग हैं वो आकर रब्ता कर सकते हैं। तो एक और सवाल मेरा यहाँ पर है कि पहले ये था कि नया घर होना चाहिए, अब नए घर तो बहुत कम है। बिल्कुल सही है। और नए घर की लीज, नया घर कदरे महंगा भी है, बिल्कुल सही है। ख़रीदा भी नहीं जा सकता। तो फिर क्या अब पुराने घरों के लिए जो स्कीम ख़त्म हुआ है कि जी पुराने घर भी ख़रीदे जा सकते, तो कितना भी पुराना हो तो उसके लिए कोई इशू तो नहीं? फिर देखिए मुझे बैंक ना के लिए होता? जो इस प्रोग्राम में सबसे अच्छी बात लगी कि इसमें जो मुश्किलात थी गवर्नमेंट रियलाइज, बैंक से रियलाइज़ किया ये जो शर्तें ये मुश्किल है, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उस पर कायम रहे, उन्होंने उसको रिवाइज़ किया। तो पहले ये कंडीशन थी कि जो आप घर लेंगे वो घर ऐसा हो जो फर्स्ट टाइम लीज़ हो रहा हो आपके नाम, जो परचेज़ कर रहा हो। सही। तो वाकई ऐसी प्रॉपर्टीज़ बहुत कम है। अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ बनना आज शुरू भी हों तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, 2-3 साल लग जाएंगे। बिल्कुल। तो फिर गवर्नमेंट ने इसको रिवाइज़ किया, उसने कहा अब आप कोई भी घर जो है वो ले सकते हैं, भले से वो आप उसके छठे ओनर हो। अब ऐसी कोई शर्त नहीं कि घर नया हो या उसकी लीज़ फर्स्ट हो, फिफ्थ सिक्स्थ भी लीज़ होगी तो हो जाएगी। और घर का नया होना भी अब शर्त नहीं है, या पहले जो फ्लैट्स थे उनके लिए ये शर्त थी जो उसका कंप्लीशन प्लान है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। तो अभी ऐसी तमाम कंडीशंस को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो कुछ लोगों को शायद इसमें ये भी प्रॉब्लम हो रही हो कि उन्होंने 1.5-2 महीने पहले मालूमात ली हो तो उनको ये कंडीशन बताई गई हों, जी हाँ। तो दे फील के हम नहीं ले सकते। तो ये उनके लिए खुशखबरी है कि ये कंडीशन ख़त्म कर दी गई है। और दूसरी एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, पहले जो मैक्सिमम लिमिट थी वो 6 मिलियन की थी जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कराची और जो बड़े शहरों पे 6 मिलियन की प्रॉपर्टी ढूंढना भी मुश्किल काम होता जी है, हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लिमिट बढ़ा के 10 मिलियन कर दी गई है, यानी अब 1 करोड़ तक की जो है फाइनेंसिंग इसमें दी जा रही है। तो ये 2 बड़ी अच्छी चेंजेस जो हैं मेरा पाकिस्तान मेरा घर में हुई हैं। अच्छा, मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अब बैंक इस्लामी से जब रब्ता किया जाएगा, लोगों का हम चाहेंगे आपसे मज़ीद वक्त भी लें किसी दिन, क्योंकि अब आपका इंटरव्यू के बाद लोगों के सवालात होंगे, तो सवालात पे बैंक इस्लामी से जब लोग रब्ता करेंगे कदरे आसानी से वो चीज़ें समझ जाएंगे आपके इंटरव्यू के बाद। और सर इंशाल्लाह इससे मज़ीद क्लैरिटी आएगी, आप हमारी ब्रांचेज जाएँ, बैंक इस्लामी की किसी भी ब्रांच में जाएँ, इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। हमने इसमें खुद अपने स्टाफ पे हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं, हम अपने स्टाफ के सरप्राइज़ चेक्स करते हैं कि वो सही मालूमात लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इसके अलावा हमारी हेल्पलाइन है, अगर आपको किसी ब्रांच से फिर भी अल्लाह ना करे कोई सपोर्ट नहीं मिल रही तो आप बैंक इस्लामी की हेल्पलाइन से फ़ोन करके पूछ सकते हैं। कहीं कोई कंप्लेन है आप हमारी बैंक इस्लामी की हेल्पलाइन पर फ़ोन करके बताएं, वो सेंट्रलाइज कंप्लेन है, उसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और उसकी उस सॉल्यूशन को जो है मसले को फ़ौरन हल किया जाएगा इंशाल्लाह। सही। शान साहब, पाकिस्तान में कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जिनके लीज़ के कुछ मसाइल हैं, लेकिन बहुत बड़ी सोसाइटीज़ हैं, बिज़नेस वहाँ हैं, लोग वहाँ घर बनाना चाहते हैं, जैसे बहरिया टाउन है, चले हम बात कर लेते हैं बहरिया टाउन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, तो क्या ऐसी जगहों पर भी लोन आपका बैंक दे देगा? देखिए सर, आपने कहा ना बड़ी सोसाइटीज़, तो हम बहरिया, लाहौर, इस्लामाबाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंसिंग शुरू कर दी है। अच्छा। एंड वी आर द फर्स्ट बैंक जो बहरिया, लाहौर, इस्लामाबाद को फाइनेंसिंग कर रहा है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम बहरिया, कराची में भी मौजूद होंगे। तो जो लोग बहरिया, लाहौर या इस्लामाबाद में हमसे फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं वो ज़रूर बैंक इस्लामी के पास आएँ, और बहरिया उनको बैंक इस्लामी उनको बहरिया में फाइनेंसिंग कर रहा है, लाहौर और इस्लामाबाद में। अच्छा, ये वो है कि बड़ी सोसाइटीज़ के हवाले से पहले ये सुना जा रहा था कि शायद कुछ सोसाइटीज़ को नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो शाहान मतीज़ साहब बता रहे हैं। देखना है कि अगले आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए और कितनी आसानी होती है। अगर आपके कोई सवालात हों तो वो ज़रूर पूछिएगा, हम अगले एक और वक्त आपसे लेंगे अगर आप मसरूफियत में से दें। बहुत शुक्रिया। तो वो सवालात भी आप पूछिएगा, और क्यूरियस हों तो आप ज़रूर कमेंट में हमें पूछिएगा, हम यकीनी तौर पर उनके जवाबात भी देने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया शाहान मतीज़ साहब आपका।
नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का ख्याल रखिएगा, लेकिन बार बार ये है कि आपने सवालात कुछ हों तो ज़रूर पूछिएगा। हम अगले आने वाले दिनों में आपके सवालात के जवाब देने की कोशिश करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।